नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी 2026 है और हम करंट अफेयर्स के पहले भाग पर एक गहरी नज़र डालेंगे, खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नज़रिए से। और चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। आज की इस बातचीत से जुड़ी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। तो आज हमारे पास अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, मतलब कई दिलचस्प टॉपिक्स हैं। हाँ, और हो सकता है कुछ टॉपिक्स पहले से सुने हुए लगे, तो वो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। सही है। चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था से। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है। अब ये चौथा एडिशन है जी। तो ये इंडेक्स हमें बताता क्या है? मतलब ये सिर्फ राज्यों की एक रैंकिंग है या इससे कुछ गहरा पता चलता है? नहीं, ये सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन है। ये दिखाता है कि कौन सा राज्य ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन के लिए कितना तैयार है। अच्छा। और इसे 4 मेन पिलर्स पर तोला जाता है। पहला है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पोर्ट्स, सड़कें, ये सब। हाँ, पोर्ट्स, सड़कें, लॉजिस्टिक्स। फिर दूसरा है पॉलिसी और गवर्नेंस। ओके। और तीसरा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब असल में कितना निर्यात हुआ। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है बिजनेस इकोसिस्टम। बिजनेस इकोसिस्टम, और इसी को 40% वेटेज दिया गया है, जो सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ पोर्ट्स बना देने से या अच्छी पॉलिसी लिख देने से कुछ नहीं होगा। असली खेल तो जमीन पर माहौल बनाने का है। बिल्कुल, यही इस इंडेक्स का सबसे बड़ा इंसाइट है। बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब है, क्या वहां नया बिजनेस शुरू करना आसान है? क्या स्किल्ड वर्कफोर्स है? क्या कंपनियों को लोन आसानी से मिलता है? यही वो चीजें हैं जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को टॉप पर रखती हैं। सही है। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो है छोटे राज्यों में उत्तराखंड का टॉप पर आना। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक पहाड़ी राज्य जिसके पास कोई बंदरगाह नहीं है, वो निर्यात की तैयारी में कैसे आगे निकल सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। उत्तराखंड का प्रदर्शन इस सोच को तोड़ता है कि एक्सपोर्ट सिर्फ तटीय राज्यों का खेल है। मतलब ये कि आज के दौर में निर्यात का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर भेजना नहीं है। उत्तराखंड अपने यूनिक प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक शहद या हर्बल प्रोडक्ट्स। हाँ, ऑर्गेनिक शहद, हर्बल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये छोटे लैंडलॉक्ड राज्य भी अपनी नीश प्रोडक्ट्स को सीधे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा इंटरनेशनल स्टेज पर देखते हैं। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताज़ा रैंकिंग आ गई है। जी, और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हमारी रैंकिंग 5 पायदान सुधरकर 80वें स्थान पर आ गई है। अली इंडेक्स बस ये मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर कितने देशों में बिना वीजा के जा सकता है। तो ये एक तरह से किसी देश की सॉफ्ट पावर का बैरोमीटर है ना? बिल्कुल, सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक रिश्तों का। लेकिन जो बात मुझे चौंका रही है वो ये है कि टॉप 3 पोजीशंस पर एशियाई देश हैं। सिंगापुर पहले पर और जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे पर। हाँ, अब तक तो हम वेस्टर्न देशों के पासपोर्ट्स को ही सबसे पावरफुल मानते आए थे। क्या ये ग्लोबल पावर बैलेंस में किसी बड़े शिफ्ट का संकेत है? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि दुनिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रेविटी सेंटर अब धीरे धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है। अच्छा। इन देशों की मजबूत अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दुनिया भर के देशों के साथ बढ़ते ट्रेड संबंध, ये सब इनके पासपोर्ट को मजबूत बना रहे हैं। तो हाँ, ये सिर्फ वीजा फ्री एंट्री की लिस्ट नहीं है। ये दुनिया में बदलते समीकरणों की कहानी है। बिल्कुल। पासपोर्ट हमें दुनिया घूमने की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान को अपने शरीर में कैद कर देती हैं। ऐसी ही एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है हंटिंगटन डिजीज। हाँ, ये एक बहुत ही दुखद और जटिल बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, उसके नर्व सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। बेसल गैंग्लिया, इसका काम क्या होता है? इसे ऐसे समझें कि बेसल गैंग्लिया हमारे शरीर का ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये तय करता है कि कौन सी मूवमेंट को हरी बत्ती देनी है और किसे लाल बत्ती। ओके। हंटिंगटन डिजीज में ये ट्रैफिक कंट्रोलर ही खराब हो जाता है और शरीर को ऊट-पटांग सिग्नल मिलने लगते हैं, जिससे वो अनियंत्रित डांस जैसे मूवमेंट्स होते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये बीमारी किसी वायरस से नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर का ही एक प्रोटीन हमारे दिमाग का दुश्मन बन जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस बीमारी को इतना डरावना बनाता है।
हमारे शरीर में एक HTT जीन होता है जो हंटिंगटन नाम का प्रोटीन बनाता है। नॉर्मली ये प्रोटीन फायदेमंद होता है, लेकिन एक जेनेटिक गड़बड़ी की वजह से ये गलत तरीके से बनने लगता है और दिमाग की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये जेनेटिक है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हंटिंगटन तो एक जेनेटिक मिस्ट्री है, लेकिन अब एक ऐसी रहस्यमय बीमारी की बात करते हैं जो किसी जासूसी नॉवल की कहानी लगती है, हवाना सिंड्रोम। बिल्कुल, ये किसी स्पाई मूवी की प्लॉट लाइन जैसा ही है। हवाना सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कुछ अजीब लक्षणों का एक समूह है। लक्षण? कैसे लक्षण? इसके शिकार हुए लोगों ने, जो ज्यादातर अमेरिकी डिप्लोमैट्स हैं, बताया कि उन्हें अचानक एक कमरे में अजीब तरह की तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें जो किसी और को सुनाई नहीं देती? जी, और उसके साथ तेज सिरदर्द, चक्कर आना और मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं होती हैं। ये तो दिमागी तौर पर बहुत परेशान करने वाला होगा। इसकी शुरुआत हवाना, क्यूबा से हुई थी, इसीलिए ये नाम पड़ा। पर इसका कारण क्या है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो थ्योरी क्या है? सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि ये किसी तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का हमला हो सकता है, जिसमें माइक्रोवेव या सोनिक तरंगों से किसी व्यक्ति के दिमाग को निशाना बनाया जाता है। बाप रे! हाँ, भारत में भी 2021 में एक ऐसा मामला सामने आया था। इन ग्लोबल मिस्ट्री से हटकर अब जमीन पर आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो हमारे शहरों को बदल सकता है। मतलब कंक्रीट के जंगलों में हरियाली कैसे लाई जाए। इसका एक जवाब जापान से आया है, मियावाकी मेथड। ये वनीकरण की एक क्रांतिकारी तकनीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी क्राउडेड लिफ्ट में लोग एक दूसरे से बचकर ऊपर की ओर जगह बनाते हैं। ठीक वैसे ही मियावाकी तकनीक में किसी इलाके के देसी पौधों को बहुत पास-पास लगाया जाता है। पास-पास लगाने से क्या होता है? जब पौधे इतने पास होते हैं तो उनमें सूरज की रोशनी पाने के लिए एक नेचुरल कंपटीशन शुरू हो जाता है। अच्छा। इस वजह से वे अगल बगल फैलने के बजाय धूप की तलाश में सीधे और तेजी से ऊपर की ओर भागते हैं। तो वो जल्दी बढ़ते हैं? 10 गुना तेजी से। और 2-3 साल में ही एक घना सेल्फ सस्टेनिंग जंगल तैयार हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या इसे दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां जमीन की इतनी कमी है? बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। इसे बहुत छोटी जगहों पर भी किया जा सकता है, किसी स्कूल के पिछवाड़े में या हाईवे के किनारे। ये शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को कम करता है और पारंपरिक जंगलों से कई ज्यादा कार्बन सोखता है। मतलब ये हमारे प्रदूषित शहरों के लिए एक ग्रीन लंग बनाने जैसा है? बिल्कुल सही। शहरों में जंगल उगाना एक चैलेंज है, तो वहीं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स में मौजूद जीवों को बचाना दूसरा। हाल ही में घड़ियालों को लेकर एक अच्छी खबर आई है। हाँ, गंगा नदी बेसिन में उनकी आबादी 3000 के पार पहुंच गई है। ये कंजर्वेशन के लिहाज से एक बड़ी जीत है। घड़ियाल एक अनोखा जीव है, मतलब इसका नाम घड़ियाल क्यों पड़ा? इसका थूथन यानी स्नाउट बहुत लंबा और पतला होता है, जिसके सिरे पर एक घड़े जैसा उभार होता है। इसी घड़े की वजह से इसका नाम घड़ियाल पड़ा। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत में संरक्षण के प्रयास खासकर चंबल नदी में रंग ला रहे हैं। लेकिन इनकी संरक्षण स्थिति अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि वाइल्ड में इनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। खतरा किस चीज से है? नदी प्रदूषण, अवैध रेत खनन और बांधों के निर्माण ने इनके हैबिटेट को तबाह कर दिया है। तो आबादी का बढ़ना एक उम्मीद की किरण तो है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। घड़ियालों को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचाने की बात हो रही है, लेकिन जब वाइल्ड लाइफ और शहर आमने सामने आ जाएं तो क्या होता है? जैसे दिल्ली के बंदर। हाँ, दिल्ली के बंदरों की कहानी कुछ ऐसी ही है। पिछले 5 सालों में 6500 से ज्यादा बंदरों को दिल्ली के रिहायशी इलाकों से पकड़कर असोला भट्टे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में छोड़ा गया है। ये सैंक्चुरी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है ना? जी, अरावली रेंज में। और ये दिल्ली जैसे शहर के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। तो क्या ये बंदरों की समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन है, या हम बस एक जगह से प्रॉब्लम उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। ये एक टेम्पररी फिक्स तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस सैंक्चुरी की भी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है। असली समाधान तो इस बात में है कि हम शहरों को इस तरह से डिजाइन करें कि इंसान और जानवर सह अस्तित्व में रह सके। मतलब हमें अपने कचरा प्रबंधन को सुधारना होगा। बिल्कुल, ताकि बंदरों को इंसानी बस्तियों में आने की जरूरत ही ना पड़े।
शहरों और जंगलों का भविष्य बचाने के साथ साथ लोग अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई सरकारी योजना आई है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। जी, ये नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई एक स्कीम है। इसका मकसद बच्चों की हायर एजुकेशन या दूसरी बड़ी ज़रूरतों के लिए शुरू से ही एक फंड तैयार करना है। ये योजना सुनने में तो अच्छी है, लेकिन आज मार्केट में बच्चों के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। तो कोई अभिभावक इसे क्यों चुनेगा? इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इसका सबसे बड़ा यूएसपी है इसका स्ट्रक्चर और सेफ्टी। हाँ, पहला, ये पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटेड है, मतलब इस पर सरकार की निगरानी है। दूसरा, इसमें न्यूनतम योगदान सिर्फ 250 रुपये सालाना है। अच्छा, तो ये हर किसी की पहुंच में है। जी। और तीसरा, इसमें कुछ खास परिस्थितियों जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए 3 साल बाद 25% तक की आंशिक निकासी की अनुमति है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे दूसरे लॉन्ग टर्म प्लान से अलग बनाती है। समझ गया, एक बच्चे के भविष्य की प्लानिंग से लेकर अब हम चलते हैं तारों और ग्रहों के भविष्य की प्लानिंग पर। खगोलविदों ने L328 नाम के एक मॉलिक्यूलर क्लाउड की स्टडी की है। हाँ, जिसे तारों की नर्सरी भी कहा जाता है। ये होता क्या है मॉलिक्यूलर क्लाउड? ये अंतरिक्ष में गैस और धूल के बहुत बड़े, ठंडे और घने बादल होते हैं। इतने ठंडे कि इनके अंदर एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ये ब्रह्मांड की कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी मतलब इन्हीं बादलों के अंदर से नए तारे और ग्रह जन्म लेते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा बादल है और उसके अंदर ग्रेविटी धीरे धीरे गैस और धूल को एक साथ खींचना शुरू करती है और वो एक पिंड बन जाता है। हाँ, और जैसे जैसे वो सघन होता है वो गर्म होने लगता है और एक पॉइंट पर इतना गर्म हो जाता है कि उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और बस एक नया तारा पैदा हो जाता है। तो आप कह रही हैं कि हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी और हम सब अरबों साल पहले ऐसे ही किसी गैस और धूल के बादल का हिस्सा थे? बिल्कुल, हम सब स्टारडस्ट हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। कमाल है। इन मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को स्टडी करना वैसे ही है जैसे अपनी कॉस्मिक फैमिली ट्री को समझना। तो आज हमने देखा कि कैसे कंपटीशन और कोलैबोरेशन, चाहे वो राज्यों के बीच हो या प्रकृति में पौधों के बीच, हमारे आज को शेप कर रहा है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे हम भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए पेंशन स्कीम हो या ब्रह्मांड के जन्म के रहस्यों को समझना हो। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने हवाना सिंड्रोम जैसी एक रहस्यमयी मानव निर्मित समस्या की बात की और मॉलिक्यूलर क्लाउड जैसे एक प्राकृतिक चमत्कार की भी। क्या ऐसा नहीं लगता कि इंसान जितना ज्यादा बाहरी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहा है, उतना ही ज्यादा वो अपने बनाए हुए रहस्यों में उलझता जा रहा है? इस पर सोचना जरूरी है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।